गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं SCUL 2024 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास। कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रही है 9308063015। कहने का मतलब कि DGMS की जो एग्जाम दिसंबर महीने में हुई थी उसके क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स। पिछले क्लास के वीडियो में मैंने 7 नंबर तक के क्वेश्चंस को अपलोड कर चुका था। तो आगे बढ़ने से पहले मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। साथ ही फ्रेंड्स के पास शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ऑल रेस्क्यू, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। ऑल रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क आफ्टर मेजर एक्सीडेंट शैल बी कंडक्टेड अंडर द डायरेक्शन, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ। कहने मतलब कि जब भी कोई खदान में मेजर एक्सीडेंट हो जाती है तो उसका रेस्क्यू रिकवरी का काम किसके डायरेक्शन, कंट्रोल, सुपरविजन में संपन्न कराया जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन बी कह रहा है टीम लीडर रेस्क्यू टीम, सी कह रहा है मैनेजर, डी कह रहा है रेस्क्यू रूम इंचार्ज, ई कह रहा है एनी ऑफ द अबव। तो इस संबंध में आप माइंस रेस्क्यू रूल जो 1985 का रूल नंबर, माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का रूल नंबर 24 जिसमें ड्यूटी ऑफ मैनेजर इन केस ऑफ इमरजेंसी दी हुई है फ्रेंड्स। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है कि जब भी आपके माइंस में इमरजेंसी हो जाती है जिसमें रेस्क्यू रिकवरी का जरूरत पड़ता है तो मैनेजर सबसे पहला काम इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन, ये पहले पॉइंट में 5 वर्ड, ये उंगली के 5 वर्ड आपको याद रखनी है। इंफॉर्मेशन में 3 लोगों को वो इंफॉर्मेशन देता है जिसमें से पहला इंफॉर्मेशन जो होती है वो रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को देता है। रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को देते समय वो नेचर ऑफ इमरजेंसी मतलब कि आग जो लगी हुई है या बाढ़ जो आया हुआ है या जो एक्सप्लोजन हुई है उसका नेचर कैसा है, कितना भयावह है, तो वो चीज बताते हुए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन की मदद चाहिए कि नहीं ये चीज जरूर बताता है। तो पहला हो गया रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को। दूसरी, जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं, दूसरा कॉल जो मैनेजर लगाएंगे अपने खदान में रेस्क्यू रिकवरी करने के लिए वो रीजनल इंस्पेक्टर को खबर करेंगे। रीजनल इंस्पेक्टर को खबर करेंगे और बताएंगे कि हमारे यहाँ मेजर इमरजेंसी हो गई है। और तीसरी जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर ऑनर एजेंट मैनेजर, जो बगल के खदान के ऑनर एजेंट मैनेजर होंगे उनको खबर करेंगे। उनके यहाँ के जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होंगे उनका मदद लेने के लिए उनसे खबर करेंगे ताकि वो आकर के अपने माइंस में रेस्क्यू रिकवरी का काम संपन्न करें। तो ये 3 लोगों को, रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट, रेस्क्यू रूम को, या तो रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को या तो रेस्क्यू रूम के इंचार्ज को खबर करेंगे। और यहाँ पर जो दूसरी नंबर में ऑनर एजेंट जो नियर बाई माइंस के हैं, और तीसरा नंबर में रीजनल इंस्पेक्टर, आपके क्षेत्र के जो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होंगे उनको करेंगे। अब यहाँ पे 3 जो पूरी हुई है इंफॉर्मेशन देने के बाद, अब यहाँ पे बुलाना ही है, कॉल ही करना है, जिसमें हम लोग जो है कॉल करने के लिए एक आरटीपीस को, जो हमारे खदान के आरटीपीस होते हैं, वैसे अपने खदान के ही आरटीपीस को सबसे पहले खबर करनी रहती है, बुलानी रहती है। तो आरटीपीस को बुलाना अपने खदान के, और साथ ही मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए आपको प्राथमिक उपचार और जो व्यवसाय स्वास्थ्य सेवाएं के लिए जो है उनको डॉक्टर को खबर करनी रहती है। तो ये 5 जब आप कर लेते हैं तो दूसरे नंबर में जो माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का रूल नंबर जो 24 है उसमें दूसरे नंबर में कहा गया है कि जो इमरजेंसी है, मेजर इमरजेंसी के केस में, मेजर इमरजेंसी जैसे इग्निशन, एक्सप्लोजन, इनंडेशन, डिसीजन लेने के लिए निम्न का
कंसल्टेंट कमिटी का गठन करेंगे। तो ये जो कंसल्टेंट कमिटी होते हैं, जिसमें 4 जो कंसल्टेंट कमिटी होते हैं उनका इसमें जो है गठन करते हैं। एक 4 कौन होते हैं जिनसे सलाह होते हैं? एक ट्रेड यूनियन के जो माइंस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका रहेगा, ट्रेड यूनियन का रहेगा। दूसरा कौन रहेंगे? रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट रहेंगे। और एक मैनेजमेंट के, MGT लिख दे रहा हूं, मैनेजमेंट के जो सीनियर ऑफिसर होंगे उनके रहेंगे। और एक चौथी जो है मैं शेयर कर रहा हूं उस इंस्टीट्यूट को, उस माइंस रेस्क्यू रूल को स्क्रीन पर देख करके बताइए कि चौथा जो है कौन रहेगा। और इसी सब रूल में दिया हुआ है कि जो आपकी किसके सुपरविजन में ये कार्य को संपन्न कराई जाएगी। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। मैं यहाँ पर दूसरे नंबर जो सब रेगुलेशन उसका कट पेस्ट करके रखा हूं। ऑल रेस्क्यू रिकवरी वर्क शैल बी कंडक्टेड अंडर द डायरेक्शन, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मैनेजर। तो इसी से प्रश्न पूछा गया है कि सभी काम मैनेजर के अंतर्गत होंगे। तो यहाँ पर आंसर सी को आप टिक लगाएंगे। जबकि कहा जाए कि हाउएवर इन केस ऑफ मेजर इमरजेंसी लाइक इग्निशन, एक्सप्लोजन, बिग अंडरग्राउंड फायर और इनंडेशन, व्हेन large number of persons are involved, manager or principal official shall take action from a group of person। तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन जो कंसल्टेंट कमिटी कहलाती है वो गठित करेंगे। सच ग्रुप ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ सीनियर जनरल ऑफ मैनेजमेंट का जो सीनियर जनरल होंगे वो होंगे DGMS के रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो चौथी है DGMS की रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको शामिल करने के लिए कह रहा हूं। तो कंसर्न रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट रहेंगे, रेस्क्यू रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। लेकिन यहां पर कहता है कि अगेन इफ द फॉर्मेशन ऑफ सच ग्रुप्स टेक्स टाइम, मैनेजर हिमसेल्फ शैल टेक एक्शन सो लॉन्ग सच ग्रुप इज नॉट फॉर्म। तो यहां पर जो आपके इस ग्रुप को फॉर्म करने में अगर ज्यादा समय लगती है, ये जो ग्रुप 4 लोगों की होती है, ट्रेड यूनियन के लीडर, मैनेजमेंट के सीनियर ऑफिसर्स, रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट और DGMS के रिप्रेजेंटेटिव, इन चारों का ग्रुप फॉर्म करने में समय लगती है और वहां पे लोगों के जान के जाने की संभावना रहती है। तो मैनेजर डिसीजन लेकर के तुरंत एक्शन लेने के लिए वो कर सकते हैं। ये बात माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का रूल नंबर 24 में कही गई है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्लियर कर लिए हैं और उसके रिलेटेड जो सब रूल इंस्टीट्यूट का पॉइंट है कहां से पूछा है वो भी देख लिए हैं। तो अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर कर्सर को नजर रख करिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर एज सीरियस बॉडीली इंजरी, इनमें से कौन सा ABCD में से सीरियस बॉडीली इंजरी में कंसिडर नहीं किया गया है? ये नंबर कह रहा है एनी फिजिकल इनकेपेबिलिटी, यूज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, लॉस ऑफ इंजरी टू साइट और हियरिंग, फ्रैक्चर ऑफ बोन और वन और मोर जॉइंट्स और फ्लेंजेस, नन ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा नहीं कंसिडर किया जाता है? तो जब आप पढ़ेंगे सीरियस बॉडीली इंजरी जो माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 2 के अंतर्गत दी गई है, सीरियस बॉडीली इंजरी मीन्स एनी इंजरी विच इन्वॉल्व्स और मे इन्वॉल्व्स इन ऑल प्रोबेबिलिटी परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये दी हुई है परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो वैसे यहाँ पर इसकी जिक्र नहीं की गई है, तो ये भी शामिल की जाती है। कोई आपके बॉडी का कोई भाग है जिसका परमानेंट लॉस हो गया है, यूज ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट का या सेक्शन का उपयोग का हानि हो गया हो, परमानेंट लॉस ऑफ इंजरी टू साइट और हियरिंग, हियरिंग या साइट के इंजरी हुई गई है या फिर उसका लॉस हो गया हो परमानेंट रूप से, यदि एनी फिजिकल इनकेपेबिलिटी और कोई शारीरिक असक्षमता आ गई है, एनी फ्रैक्चर ऑफ बोन और वन और मोर जॉइंट्स और फ्लेंजेज ऑफ हैंड और फुट। तो बोन के फ्रैक्चर हो, एक या अधिक जॉइंट के फ्रैक्चर हो या फ्लेंजेज हैंड या फुट के फ्लेंजेज का फ्रैक्चर हो, तो इनको आप शामिल करते हैं। तो इसमें नन सीरियस बॉडीली इंजरी के अंतर्गत नहीं आने वाली नन ऑफ दी एबव भी होगी। आंसर ही को टिक लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। ये
मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2024 की क्वेश्चन। एयर डक्ट अपडेटेड अप टू 3 मीटर फ्रॉम द फेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ गैसीनेस ऑफ माइन इन पुश पुल कंट्रोल्ड वेंटिलेशन सिस्टम। तो ये जो एयर डक्ट से हवा फेस के पास पहुंचाने का काम करते हैं, उसमें 3 मीटर फेस तक पहुंचाने की बात किस डिग्री गैसी माइंस में पुश पुल कंट्रोल वेंटिलेशन के सिस्टम के तहत करते हैं? तो डिग्री फर्स्ट, डिग्री सेकंड, डिग्री थर्ड, नन ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर दिख रही है कि हम किसी भी डिग्री के सीम में जब हम लोग पुश पुल कंट्रोल वेंटिलेशन सिस्टम का बात करते हैं, तो वो जो है 3 मीटर तक अपडेट करने की बात कही गई है। यहाँ पर आप एनी ऑफ द अबव तो लगाएंगे, लेकिन इस संबंध में जब सीएमआर की बात करते हैं, सीएमआर 161(1)(c) के तहत ऑक्सिलरी फैन जिसमें दी गई है, तो auxiliary fan shall have an air duct for conducting the air to form the face or blind end, which shall be so maintained as to minimize any leakage of air and to ensure an adequate supply of air to within 3 मीटर फ्रॉम द फेस और ब्लाइंड एंड। तो यहाँ पर 3 मीटर तक फेस के ब्लाइंड एंड हो या फेस हो, उसके 3 मीटर तक हवा पहुंचने के लिए एडिक्वेट सप्लाई करने की बात कही गई है। और इस संबंध में एयर डक्ट जो है उसको इस प्रकार से ब्लाइंड एंड तक बढ़ा करके रखने की बात की, शैल बी सो मेंटेन, इस तरीके से मेंटेन करने की बात कही गई है। वैसे आप डक्ट को 3 मीटर तक बढ़ाने की बात इस लाइन में नहीं कही गई है, आप मीनिंग अगर समझना चाहेंगे तो शैल हैव एन एयर डक्ट फॉर कंडक्टिंग द एयर टू और फ्रॉम द फेस और ब्लाइंड इन विच शैल बी सो मेंटेन, इस तरीके से मेंटेन करना है टू मिनिमाइज द एयर लीकेज, एनी लीकेज, उसको इसके लीकेज को मिनिमाइज करना है, एंड इंश्योर एनी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर टू विद इन 3 मीटर फ्रॉम द फेस और ब्लाइंड इन या फेस के 3 मीटर के अंदर आपको उसको एयर को सप्लाई करनी है एडिक्वेट सप्लाई के लिए, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन कोल माइंस रेगुलेशन एक जो हमारी 153 है उसके तहत जो एडिक्वेट क्वांटिटी होती है 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन पर डे के हिसाब से, और 2.5 क्यूबिक मीटर पर टन जो पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हम लोग करते हैं तो ये तो इसकी एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं हुई। अब देखिए 171 का 2 में जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस, जिसमें कहा है नो वर्किंग और गैलरी शैल बी एक्सटेंडेड टू ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन अनलेस द करंट ऑफ एयर इज कोर्स्ड अप टू द 0.3 मीटर ऑफ द फेस बाय मींस ऑफ फायर रेजिस्टेंस पाइप, ट्यूब्स, बैटिस और अदर मटेरियल। इसमें कह रहा है जनरल प्रिकॉशन इन माइंस में 171 का दूसरा सब रेगुलेशन में कि नो वर्किंग और गैलरी शैल बी एक्सटेंडेड टू ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3 मीटर, मतलब कोई भी आप गैलरी या वर्किंग को 3 मीटर से अधिक डिस्टेंस तक एक्सटेंड करके नहीं रखेंगे। कहां से? नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, मतलब आपको जंक्शन से 3 मीटर से अधिक आप उसको आगे बढ़ाकर नहीं रखेंगे जब तक कि करंट ऑफ एयर इज कोर्स, जब तक कि करंट हवा को कोर्स करके या तो ऑक्सिलरी फैन से कोर्स करिए या बैटिसेस से करिए अप टू दी विद इन 3 मीटर तक की कोर्स करके 3 मीटर फेस से 3 मीटर तक उसको पहुंचाया जा सके बाय मींस ऑफ फायर रेजिस्टेंस, जो कि पाइप से पहुंचाते हैं, ट्यूब से पहुंचाते हैं, बैटिस से पहुंचाते हैं या अन्य मटेरियल से पहुंचाते हैं। तो इस संबंध में डीजीएमएस सर्कुलर की बात की गई है और उससे ये प्रश्न पूछी गई है। आगे आते हैं, आंसर ई को आप टिक लगा लिए हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चेंजिंग ऑफ वाइंडिंग रोप आफ्टर डायमीटर रिड्यूसेस, मतलब कि जो वाइंडिंग रोप शाफ्ट माइंस में केज को वो लोअरिंग और रेजिंग करने के लिए जो वाइंडिंग रोप इस्तेमाल की जाती है उसका डायमीटर कितना घट जाने के बाद आप उसके एक्सचेंज कर देंगे, बदल देंगे। तो वो डाया 3/4 ऑफ द डायमीटर, 1/4 ऑफ द डायमीटर, 10% रिड्यूस द ओरिजिनल डायमीटर और ये 20% ऑफ रिड्यूस ऑफ ओरिजिनल डायमीटर, इसकी बात की गई है। ई में नन ऑफ द अबव कहा गया है। तो जब आप डीजीएमएस सर्कुलर 1966 का सर्कुलर नंबर 22 पढ़ते हैं तो वो कहता है ये रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट ऑफ द टेस्ट
should be kept and a copy of the test certificate forwarded to the office. वाइंडिंग रोप शैल बी डिस्कार्डेड, मतलब कोई भी वाइंडिंग रोप उसको हटा देना है, डिस्कार्ड करना है। इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉल बिलो 10, जब 10 से नीचे हो जाती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो उसको हटा देना है। इफ देयर इज रिडक्शन इन द थिकनेस, थिकनेस मतलब यहाँ पे डायमीटर से ही कहा जा रहा है, ऑफ आउटर वायर्स, जो आउटर वायर्स की हम लोग थिकनेस की बात करते हैं, आउटर वायर्स जो बाहर की वायर होती है जिसको हम लोग थिकनेस ही कहेंगे, वाई 35% आर मोर ऑफ द ओरिजिनल थिकनेस, जो ओरिजिनल थिकनेस है जिसको हम लोग 35% कहने का मतलब 1/3 डायमीटर अगर रिड्यूस हो जाती है, 3/4 डायमीटर की जगह पर अगर 1/3 दिया रहता तो ऑप्शन ए में चूक करते। 35% 1/3 हम लोग कह सकते हैं क्योंकि 33 या 99 होता है तो ये 35 या आप मान सकते हैं, तो वो 3/4 दिया है, लेकिन हम लोग इसमें टिक लगाएंगे तो किसको लगाएंगे, 35% दिया रहता तो उसको लगाते, या 1/3 दिया रहता तो उसको लगाते, तो नन ऑफ दी अबव को टिक लगाएंगे। आपको याद रखना है डीजीएमएस सर्कुलर 1966 का 22 नंबर सर्कुलर के तहत 35% मोर ऑफ द ओरिजिनल thickness, or if there is any doubt their safety for any reason whatsoever। तो ये आपने समझ लिया। अब अगले प्रश्न पर आने के पहले ये 6वीं नंबर की जो सर्कुलर दी हुई है उसको भी देख लीजिए, जो कि 1960 का, द वाइंडिंग रोप शुड बी प्रॉपरली लुब्रिकेटेड, हैंडल्ड एंड स्टोर्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बताए गए निर्देश के अनुसार उसको लुब्रिकेट करनी है, हैंडल करना है, स्टोर करना है। मैन्युफैक्चर इन दिस कनेक्शन अटेंशन इज ऑल्सो इन्वाइटेड टू कोड ऑफ प्रैक्टिस for selection, installation and maintenance of the wire rope recently published by the Indian Standard Institution। तो यहाँ पर जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो पब्लिश की गई है रिसेंटली में, तो उसके लिए इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के जो वायर रोप हैं उसको फॉलो करनी है फ्रेंड्स। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, SCUL कमेंट्स में कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर कहे थे 2024 के, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो 2024 डीजीएमएस की एग्जामिनेशन संपन्न हुई है, जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्होंने जो अपनी मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस बताई है उस क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं और उसको आप सॉल्व करिए। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर में आएंगे उस समझिए कि आपको फायदेमंद रहेगी। तो यहाँ पर आपके सामने 12 नंबर जो क्वेश्चंस दिए गए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्टर। तो जो माइनिंग इंस्पेक्टर होते हैं माइंस में जो अपॉइंटेड होते हैं वो किस क्वालिफिकेशन के होते हैं, तो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ऑप्शन ए कह रहा है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिग्री इन एमबीबीएस, एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन होगी उसमें से एनी ऑफ द अबव आपकी इसकी राइट आंसर है। इस संबंध में जो माइंस कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन में जो दी गई है उसमें आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 30 नंबर में, एज पर एसओपी मतलब कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी कहते हैं और इसको सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी कहते हैं। CO2% इन अंडरग्राउंड इज, तो CO2% अंडरग्राउंड में कितनी होनी चाहिए, तो भाई आप ये कहते हो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 153 के तहत, जिसमें कि बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर भी 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और तो ये नॉट लेस देन लिखी गई है, लेस देन इससे कम नहीं हो 0.5, इसको टिक नहीं लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगी। नॉट लेस देन 0.4%, इसको भी नहीं लगाइएगा। नॉट ग्रेटर देन 5000 ppm और नॉट ग्रेटर देन 0.5%। तो आपको तो दिख रही है कि ये दी हुई है नॉट ग्रेटर देन 0.5%, इसको टिक आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ppm में निकालते हैं तो ये 5000 भी होती है। इस तरह से C और D वाली जो आंसर E है जिसमें बोथ C एंड D कहा है उसको आप टिक लगाएंगे फ्रेंड्स। तो ये आपने देखा 13वां नंबर का प्रश्न। अगले प्रश्न पर आते हैं जो 14 नंबर की प्रश्न कही है, ड्रैग लाइन ऑपरेशन डिपेंड ऑन, तो ड्रैग लाइन किसके कौन से ऑपरेशन पर डिपेंड करती है, इंक्लिनेशन ऑफ द सीम या स्ट्राटा, डेप्थ ऑफ द सीम, जियोमेट्रिक प्रोफाइल ऑफ स्ट्राटा, जियोलॉजी ऑफ द स्ट्राटा। तो जो भी HEMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी प्रयोग में लाई जाती है कहां पर, अपने ओपन कास्ट माइंस में, तो उसके जो कंडीशंस हैं
किस कंडीशन में उनको अप्लाई करनी है, तो उसके लिए ये ड्रैग लाइन जो डायरेक्ट ब्लास्टेड ओबी को डिकोल्ड एरिया में डंप करने का काम करती है, उसके लिए सीम का स्ट्राटा अगर ज्यादा होती है 2 से 4 डिग्री से अगर ज्यादा है तो फिर वो जो है ऑपरेशन करने में स्कीड कर जाता है। इसलिए यहाँ पर 2 से 4 डिग्री इंक्लिनेशन सीम स्ट्राटा, तो ये निर्भर करती है डेप्थ ऑफ द सीम का जो डेप्थ होगी वो 40 से 45 मीटर तक होनी चाहिए। अगर उससे अधिक होती है तो फिर जो है वर्टिकल टेंडम मेथड को अपनानी पड़ती है, और इसलिए सीम का डेप्थ जो है वो आपके बेंच के फॉर्मेशन के अनुसार, क्योंकि 40 से 50 मीटर तक का ही जो हाइट होता है, 40 से 45 ही बोलिए, 40 से 45 मीटर तक की जो हाइट होती है उसी में आप एक बेंच में और ड्रैग लाइन को लगा करके ब्लास्टेड ओबी को डिकोल्ड एरिया में डालने का काम कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोफाइल ऑफ द स्ट्राटा, मतलब कि स्ट्राटा का जो ज्योमेट्रिक प्रोफाइल होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म यानी कि एक समान हर जगह होना चाहिए, कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, फॉल्ट या फिर अन्य कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जियोलॉजी ऑफ द स्ट्राटा, जियोलॉजी ऑफ द स्ट्राटा भी जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये जितने भी कंडीशंस दिए हुए हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द फैक्टर डिपेंडेंट द ऑपरेशन ऑफ द ड्रैग लाइन। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आंसर को टिक लगाइएगा। फ्लेम सेफ्टी लैंप इज डिवाइस यूज्ड फॉर, तो फ्लेम सेफ्टी लैंप का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो इसमें दिया हुआ है CO डिटेक्शन, फायर डैम्प डिटेक्शन, NO2 डिटेक्शन, CO2/O2 रेशियो डिटेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कमेंट्स बॉक्स में मेरे कमेंट्स दीजिएगा कि फ्लेम सेफ्टी लैंप डिवाइस किस काम से यूज की जाती है। और साथ ही जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो अन्य क्लासेस है उसमें जो है हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चालू है, और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है जिसमें कि न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मिश्रा सर माइनिंग क्लास फ्रॉम 2/1/2025 से चल गई है। कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रहे हैं, विनिंग एंड वर्किंग क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वेंटिलेशन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, लेजिस्लेशन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 PM to 8 PM, अलग अलग टाइमिंग है। ओवरमैन मशीनरी का तो ये क्लास की वीडियो भी आपको क्लास के बाद अवेलेबल करा दी जाती है। तो 9380 63015 9308063015 पर कॉन्टेक्ट करके आप क्लासेस के लिए भी संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही जो है अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।